गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका राम भार्गव। आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ये क्लास है और इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मेड ऑफ टू वर्ड्स, ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर सेपरेटली, है ना। तो इन दोनों शब्दों का हम अलग अलग मतलब समझेंगे। द वर्ड ऑर्गेनाइजेशनल इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड मीन्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन, वॉट एवर गोइंग ऑन इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, चाहे फिर वो स्टाफिंग हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे फिर वो जॉब एनालिसिस हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, चाहे वो टारगेट अचीव करना हो या मोर देन प्रॉफिट गेट करना हो, वो सारी चीजें किससे कोरिलेट होंगी? ऑर्गेनाइजेशन से होंगी। और हमने उनको नाम दिया ऑर्गेनाइजेशनल। और इसको हम और समझे तो जैसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम कंपनी कहते हैं, जिसका मतलब होता है COMP। COMP कम ANY, मतलब मिलकर प्रॉफिट खाना, है ना। कंपनी इसका मतलब होता है जैसे कंप्यूटर नहीं होता, कंप्यूटर मतलब कॉम्प मतलब मिलकर, संगणक मतलब मिलकर गणनाएं करना। इसी प्रकार से मिलकर क्या करना है? प्रॉफिट को गेट करना है या प्रॉफिट खाना है। जो इसी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है कॉर्पोरेट कल्चर में? मोर देन प्रॉफिट गेट करना। ठीक है। कुछ NGO होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या उनको हम कॉर्पोरेट कल्चर में बोलते हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो वेलफेयर के लिए बनाई गई हो, सोशल वेलफेयर के लिए। उनका मोटिव प्रॉफिट गेट करना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी संस्थाओं की जिनका मोटिव कॉर्पोरेट कल्चर में प्रॉफिट गेट करना होता है। ठीक है। और इसके साथ में ऑर्गेनाइजेशन का आप मतलब समझिए। फिर आता है बिहेवियर। तो बिहेवियर का मतलब होता है द वर्ड्स बिहेवियर इज अ वे टू एक्शन इन अदर वर्ड्स बिहेवियर इज द वर्ड अ पर्सन डज मोर प्रीसाइजली इट कैन बी डिफाइंड एज द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एक्टिविटीज। मतलब ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी आपकी क्रियाएं जिनका मापन किया जा सके या जिनका विश्लेषण किया जा सके, जिनको वो उनको हमने क्या बोला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनैलिटी या कार्यस्थल पर आपका व्यवहार। अगर कम्युनिटी वर्क जिसे हम बोलते हैं ना, सामुदायिक वर्क, वो भी इसलिए किया जाता है कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण हो कि लोगों के साथ आप किस तरीके से काम करते हैं, एज वेल एज लोगों के सामने आप कितना सहज महसूस कर पा रहे हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगला वर्ड है OB is concerned with the study of human behavior at work. In other words, OB is the study and application of knowledge about how people as individual and as a group behave or act in organization. मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ओवरऑल स्टडी अगर हम करें तो ये है कि किसी संस्था में कोई व्यक्ति की कौन सी उसका बिहेव कैसा है, उसकी डेली एक्शन कैसी है, जिसके द्वारा हम उसकी पर्सनालिटी को कंपनी में समझ सकते हैं कैसे वो काम करता है। इसको और सरल भाषा में समझने के लिए हमने ओशियन को पढ़ा था। ओशियन थ्योरी पिछली वीडियो में लुईस गोल्डबर्ग ने जो लिखा था, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी कोई भी व्यक्ति, और किसी चाहे वो मैनेजर के पद पे काम कर रहा हो किसी कंपनी में, या वो किसी एम्प्लॉय के काम के पद पर काम कर रहा हो, सबऑर्डिनेट्स के पद पर काम कर रहा हो, वहां उसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा महत्व रखती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे OCEN मतलब ओशियन मतलब समुद्र के, किसी हर व्यक्ति का व्यक्तित्व समुद्र की भांति होता है, जिसमें ओशियन का मतलब O का मतलब होता है ओपननेस इन नेचर, मतलब वो खुला हुआ व्यक्ति हुआ, एक्सट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति हुआ, तो वो कंपनी में सबसे सहजता के साथ काम करेगा, सबसे मिलेगा जुलेगा। उसके ट्रेड्स मतलब उसकी पर्सनालिटी के गुण होते हैं कि वो मिलनसार होता है, सामाजिक व्यक्ति होता है, जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति होता है ना, ओपननेस इन नेचर। फिर शीशा होता है आपका कोसाइंसियसनेस, मतलब कर्तव्यनिष्ठता। कर्तव्यनिष्ठता का मतलब होता है कोई व्यक्ति कैसे अपना कर्तव्य निभा रहा है, कर्तव्य के प्रति डेडिकेट है। अगर मान लो इंट्रोवर्ट नेचर का कोई व्यक्ति, अंतर्मुखी व्यक्ति अगर कंपनी में काम कर रहा है और उसे ये टारगेट मिल जाता है कि आपको 100 लोगों से मिलना है, रिलेशनशिप मैनेजर का पद है आपका, तो वो 100 लोगों से कितना सहज है या सहज है मिलने में। अगर वो अंतर्मुखी है, असहजता महसूस करता है, मिलने में असहज है, तो क्या होगा कि वो अपनी कर्तव्य को निभाने के लिए, अगर उसके अंदर कोसाइंसियसनेस होगी, अगर उसके अंदर
कर्तव्यनिष्ठता होगी तो वो क्या करेगा, लोगों से मिलने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी अंतर्मुखी व्यक्तित्व को छोड़कर अपने ट्रेड्स को भुलाकर वो लोगों से मिलेगा और फिर वो धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट में भी परिवर्तित हो सकता है। ई का जो हमने मतलब जाना वो एक्सट्रोवर्ट ही होता है, जिसका मतलब होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। एक ऐसा व्यक्ति सबसे बातचीत करता है ना। इसका हमने एग्जांपल दिया, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बिल्कुल मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा है, और दूसरे प्रकार का जो ओपननेस विचार का या एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होगा वो बात भी करेगा, है ना, और आपसे आपके कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर लेगा और पूरे सफर में आपको जो है बातचीत करता रहेगा। ए का मतलब होता है एग्रीएबलनेस, जिसका मतलब होता है सहमतता। मतलब आप समाज से, सोसाइटी से या अपने वर्क स्थल से कितना ज्यादा एग्रीएबल रखते हैं, एग्रीएबलनेस आपके अंदर नेचर में है। एन का बड़ा महत्वपूर्ण मतलब होता है न्यूरोटिज्म, जिसका हमने मतलब समझा तंत्रिका ताप। जो व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं जैसे नर्वस हो जाना, घबरा जाना या बहुत तेजी से कुछ चीज डिसीजन लेना या बिल्कुल न ले पाना, तो वो आपका न्यूरो सिस्टम काम करता है। अब इसके बाद जो हमने मतलब नेचर ऑफ या हम कह सकते हैं स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम पढ़ें कि जो ओबी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसमें कौन कौन से क्षेत्र में काम करता है। तो ईच सेक्टर कोरिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब हर जगह जहाँ संस्था है वहाँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर काम कर रहा है, चाहे वो मेडिसिन फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स फील्ड हो, सोसाइटी या सोशल साइकोलॉजी सिस्टम हो, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हो, है ना, और पॉलिटिकल साइंस हो, एंथ्रोपोलॉजी हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब हर एक ऐसे टर्म्स है जो प्रत्येक फील्ड में ईच सेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर से जुड़ा हुआ है, और ओबी का सभी क्षेत्रों में अपना एक संबंध और अपनी एक भूमिका है ना। और जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो हमने इस वर्ड पढ़ा था इंस्टिंक्ट। इसका मतलब होता है जन्म से। मतलब जब भी कोई आदमी कि कोई व्यवहार में कोई चीजें आ रही हैं तो उसका सिचुएशनल बिहेवियर कहता है, सरकमस्टेंसेस कहते थे बचपन से गुण सूत्रों के आधार पर। तो दो चेंज हमने पढ़े हैं कौन कौन सी, बायोलॉजिकल और एक इन्वायरमेंटल। बायोलॉजिकल मतलब जो गुण सूत्रों के आधार पर कोई व्यक्ति में चेंजेस हैं उसके व्यवहार में, और दूसरा इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण के आधार पर, है ना। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओवरऑल बनता है जिससे व्यक्ति आगे काम करता है। Meaning of personality: the term personality has been derived from the Latin term persona, which means the speak through. The Latin word denotes the mask worn by the actor in ancient Greece and Rome. मतलब जो पुराने रोम और ग्रीस में जो एक्टर एक्टिंग करता था ना, तो वो जो मास्क पहनता था ना, उस मास्क को नाम दिया गया था पर्सोना। उसी वर्ड से बना है, मिलकर बना है ये वर्ड क्या, जिसको हमने लेटिन वर्ड है पर्सनालिटी। मतलब आप एक मुखौटा पहने हुए हो, जैसे मतलब कोई भी व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर काम कर रहा है तो वो एक मास्क को लेकर काम कर रहा है, और उसी मास्क के आधार पर वो अपने काम को आगे बढ़ाएगा, और उसी में अपनी लिमिटेशंस होती हैं, मर्यादाएं होती हैं जिनमें रहकर कोई व्यक्ति काम करता है। चाहे फिर वो कलेक्टर हो, चाहे फिर वो व्यक्ति आगे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, सीईओ हो, तो उसका एक अपना मास्क, एक अपनी कोई पर्सनैलिटी होगी, उससे अपना एक एटीट्यूड होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है। अब हमने जाना टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आप इफ यू वांट टू नो अबाउट द चैप्टर पर्सनैलिटी, द टॉपिक पर्सनैलिटी, देन यू कैन सी द अदर वीडियो ऑफ माय चैनल। अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि आपको पर्सनैलिटी के बारे में और भी जानना है, तो लुईस गोल्डबर्ग की थ्योरी को पढ़ना हो, फ्राइड की थ्योरी को पढ़ना हो, एरिक्सन का मॉडल पढ़ना हो, तो ये सारी चीजें व्यक्तित्व के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी: इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। तो मेनली आप ये समझ लो कि जजिंग द पर्सपेक्टिव पर्सनैलिटी, आप तो ये समझो कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब मीनिंग हम ये क्या समझे कि किसी भी कंपनी में इंट्रोवर्ट व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होगा, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी व्यक्ति। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जिसका होता है वो अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग, अपनी आइडियाज को कंपनी में अदर लोगों से शेयर करने में असहज महसूस करेगा। तो आपको कोई कंपनी के लिए अच्छा आइडिया आ रहा है लेकिन आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी कंपनी में आप बात ही नहीं कर पाओगे। और अगर एक्सट्रोवर्ट आपका नेचर है तो आपके अंदर कोई आइडिया आ रहा है उसको आप शेयर करोगे और आगे बढ़ेंगे। अब ये टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ये नोट्स में, पीडीएफ के नोट्स में आपको मिल जाएंगे ना। Role and importance of organization behavior. OB is concerned with the understanding and the describing human behavior. मतलब आप ये कहोगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की भूमिका क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं,
तो आप ये समझने का प्रयास करो कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को या किसी भी कंपनी के सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो उन या एमडी हो या सीएमडी हो, उनके बिहेवियर को, एम्प्लॉय के बिहेवियर को और सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को अध्ययन करना है। तो जैसा कि हमने जाना कि रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का क्या भूमिका है, क्या महत्व है, ये हमने जानने का प्रयास किया। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति के कार्यस्थल पर उसका बिहेवियर जानना बहुत आवश्यक होता है। और ये महत्वपूर्ण स्थान इसलिए रखता है जिसकी सहायता से हम किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का अध्ययन कर सकते हैं। और बिहेवियर से संबंधित कुछ बातें होती हैं जिन पर हम आगे ध्यान देंगे, जैसे कि परसेप्शन होता है। तो परसेप्शन का मतलब क्या होता है हम जानेंगे। फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन का सामान्य अर्थ होता है किसी भी चीज को समझना या उसे जानने की प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया को हमने क्या कह दिया, परसेप्शन कह दिया, मतलब धारणा। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को कैसे वो काम कर रहा है, मतलब उसे आप किस तरीके से जज कर रहे हैं, वो हमने क्या उसके प्रति आप धारणा बना रहे हैं, उसको हमने नाम दिया परसेप्शन। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को कहा ये घमंडी है, या वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ईमानदार हो सकता है ना, कोई या सौम्य हो सकता है। तो एक ही व्यक्ति है लेकिन किसी के लिए वो घमंडी है, किसी के लिए वो सौम्य है, किसी के लिए बहुत मतलब एग्रेसिव नेचर वाला है, मतलब लड़ाकू है, किसी के लिए बहुत सहनशील और बहुत ही मतलब शांतिपूर्ण व्यवहार वाला व्यक्ति है। व्यक्ति एक ही है लेकिन उसको मानने वाले या उसको जानने वाले लोग अपनी अपनी परसेप्शन, अपनी अपनी धारणा के अनुसार उसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो किसी भी चीज को जानने या समझने की जो मानसिक प्रक्रिया है उसको हमने नाम क्या दे दिया, परसेप्शन। ये हमारी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ शब्द होता है परसेप्शन, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे एटीट्यूड। जैसा हमने पिछली वीडियो में जानने का प्रयास किया कि फ्राइड की थ्योरी कहती है इड क्या होती है, बच्चों की जिद, फिर ईगो होता है और इड ईगो, सुपर ईगो होता है ना। तो व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, इसी में होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब सामान्यतः हम क्या जानते हैं कि कोई भी चीज को समझने का अपना एक तरीका, उसे हमने क्या नाम दे दिया, एटीट्यूड नाम दे दिया, ठीक है। हमारी समझ को भी हम एटीट्यूड ही कहते हैं। और एटीट्यूड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का एटीट्यूड होता है। तो कम्युनिकेटिव, जिसको हमने हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक। दूसरा होता है इमोशनल एटीट्यूड, जिसका मतलब होता है भावनात्मक। तीसरा होता है बिहेवियरल एटीट्यूड या व्यवहारात्मक, है ना। तो कम्युनिकेटिव का मतलब उदाहरण के लिए आप समझ लो संज्ञानात्मक, जैसे आपको इस बात का संज्ञान है कि भाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तो ये अपना कम्युनिकेटिव एटीट्यूड हो गया कि नहीं भाई पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है, इसी के द्वारा मैं सामाजिक अस्तित्व, अपना सोशल एग्जिस्टेंस बना पाऊंगा, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाऊंगा, है ना। तो वो आपका एक एटीट्यूड हुआ संज्ञानात्मक। इसके साथ में इमोशनल एटीट्यूड क्या है कि पढ़ाई करते समय मुझे लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाता, मुझे नींद आ जाती है, मैं किसी एक विषय पर फोकस नहीं कर पाता, तो ये आपका इमोशनल एटीट्यूड हो गया। बिहेवियरल एटीट्यूड क्या कहता है कि आप कितने समय तक पढ़ेंगे, पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आपका बिहेवियरल एटीट्यूड हो गया। किसी भी व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड एक उसका अपना पर्टिकुलर ऑरा होता है जिसके द्वारा वो चीजों को समझता और जानता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यूज। तो वैल्यूज का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन के सिद्धांत, मूल्य या मान, जिनको हमने नाम दिया वैल्यूज। और वैल्यूज का हम शाब्दिक अर्थ समझें तो मूल्यों पर या सिद्धांतों पर आधारित जीवन को हम क्या कहते हैं, वैल्यूएबल पर्सनैलिटी या वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। और वैल्यूज जो है ना किसी भी व्यक्ति के जीवन के वो मूल्य होते हैं जिनके द्वारा वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है या विश्व शांति या कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति करता है। एटीट्यूड वैल्यूज 2 प्रकार की होती हैं, टर्मिनल वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। टर्मिनल का मतलब होता है अंतिम लक्ष्य या विश्वव्यापी लक्ष्य, जिनको हमने टर्मिनल वैल्यूज कहा। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो व्यवहार में जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, जो व्यक्तिगत मूल्य बनाए जाते हैं, जो पर्सनली जो व्यक्ति होते हैं, उनको हमने कहा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड और वैल्यूज। तो कुछ बिलीफ होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं जिनके आधार पर, सिचुएशन के आधार पर आपका एटीट्यूड बनता है और आपकी वैल्यूज बनती हैं। तो एटीट्यूड एग्जिबिट द प्रेडिक्शन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्ड द रेफर टू सेवरल बिलीफ्स रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन या मान्यता पर आधारित आपका एटीट्यूड है। दीज आर वंस पर्सनल एक्सपीरियंस,
किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव उसका एटीट्यूड होता है, जबकि विश्व के पूरी कल्चर में किसी भी एक कल्चर में जो चीजें होती हैं उनको उन्होंने वैल्यूज नाम दिया। वैल्यू रिप्रेजेंट जजमेंटल आइडियाज, किसी भी व्यक्ति को जज करने का, उसके मूल्यों को समझने का तरीका वैल्यूज कहलाता है। लाइक व्हाट इज राइट और रॉन्ग, है ना, दे रिप्रेजेंट सिंगल बिलीफ फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम सोशल एंड कल्चर वर्ड, है ना, किसी भी कल्चर से या सोशल सिस्टम से जो चीज निकल के आती है वो वैल्यूज कहलाती हैं। जैसे हमारे समाज में कोई भी चीज स्थापित कर दी गई है, भाई ये करोगे तो ये हिंसा जो है समाज के लिए हानिकारक है ना, विश्व की शांति के लिए समाज को जो है शांति में रखना बहुत आवश्यक है, किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए शांति बहुत आवश्यक है, तो ये उसकी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए कहा गया कि दीज आर द ड्राइव फ्रॉम द सोशल एंड कल्चर, किसी भी समाज और उसकी संस्कृति से निकल के आती है वैल्यूज, जबकि एटीट्यूड किसी भी सिचुएशन से कोरिलेट करता है और हमारा व्यक्तिगत अनुभव या पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। So there is a difference between terminal and instrumental values. टर्मिनल वैल्यूज जैसा मैंने आपको बताया कि अंतिम लक्ष्य होता है ना, और विश्वव्यापी लक्ष्य, इसको आप साधारण भाषा में समझना चाहते हैं तो इंडियन कल्चर में एक श्लोक है जिसे हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इसका मतलब होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, है ना, सर्वे सर्वे सन्तु निरामया, कोई भी निरोगी ना, मतलब कोई भी रोगी ना रहे, तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी मतलब किसी प्रकार दुखी ना हो। तो ये जो श्लोक है ना, इसका मतलब टर्मिनल वैल्यूज ही होती हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का कल्चर है हमारा, और इस वसुधैव कुटुम्बकम के द्वारा ही हमने विश्व पटल पर भारत की संस्कृति को पहचान हैं, लोग उनको जानते हैं। जैसे टर्मिनल वैल्यूज में आता है वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, तो जहां विश्व में अपनी अपनी अस्तित्व के लिए बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रियां हैं, चाहे वो रूस हो चाहे वो अमेरिका हो, तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं केवल किसके लिए, अपने वजूद के लिए, हम सुपर पावर है। जबकि इंडिया का अपना एक तरीका है, भाई हम विश्व शांति चाहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, सबको अपना परिवार मानते हैं। कोरोना की डिसीज में भी हम लोगों ने सभी का साथ दिया। ठीक है, तो टर्मिनल वैल्यूज का मतलब समझिए। और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या होती है, जो मेरी इंडिविजुअल या आपकी इंडिविजुअल बिहेवियर में होती है, जैसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, फॉरगिवनेस इन नेचर मतलब कि क्षमा करना, हेल्पफुलनेस इन नेचर मतलब मददगार होना, सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्मनियंत्रण, इसी प्रकार से ओपन माइंडनेस, क्लीननेस, अफेक्शन एंड लव, है ना, और ये आपका करेज, हिम्मत होना, इंटेलिजेंसी गुण मतलब कि बुद्धिमत्ता होना, इमेजिनेशन सबसे इंपोर्टेंट क्या, परिकल्पना होना, परिकल्पना मतलब कल्पना कर रहे हो आप। टर्मिनल वैल्यूज हमने पढ़ा, वर्ल्ड पीस, हैप्पीनेस, इक्वालिटी, अचीवमेंट, इनर पीस, तो मतलब आत्मिक शांति। तो ये टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हुई जो ये बताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर समाज में स्थापित होने के लिए उसके अंदर टर्मिनल वैल्यूज को एक अंतिम ऐसा लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए उसके अंदर द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज शुड बी मस्ट कंपल्सरी इन अ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सत्यता है, किसी व्यक्ति के अंदर क्षमा करने की क्षमता है, तो वो निश्चित रूप से वर्ल्ड पीस या मतलब टर्मिनल वैल्यूज को प्राप्त कर सकता है। और इंडियन कल्चर में तो ये बहुत ही सभी धर्मों में, भारत बहुत धर्म प्रधान देश है, सभी धर्मों में ये चीज हमें सिखाई गई है, हिंसा परमो धर्मा, है ना। तो ये चीज हम सीख सकते हैं कि हमारी टर्मिनल वैल्यूज यही है कि भाई हम सभी को सुखी देखना चाहते हैं, सभी को निरोगी देखना चाहते हैं, सभी को अपना मान के चलते हैं। और मीनिंग ऑफ लीडरशिप, तो लीडरशिप इज अ क्वालिटी विच इज हेल्पफुल टू लीड अ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति को लीड करने के लिए जो गुण उसके अंदर होता है उसे हमने क्या नाम दिया, लीडरशिप। व्हाट इज द लीडरशिप? लीडरशिप इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट, गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ द अदर टुवर्ड्स द accomplishment of the specific goals in a given situation। किसी गिवन सिचुएशन में, किसी दी गई परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल को नेतृत्व करने का या लीड करने की क्षमता जिस व्यक्ति में होती है उसे अपन ने क्या नाम दिया, लीडरशिप। अब ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पर्सनालिटी का गुण होता है, जैसे हमने परसेप्शन पढ़ा, एटीट्यूड पढ़ा, वैल्यूज पढ़ा, इसी प्रकार से लीडरशिप भी ये क्वालिटी होती है व्यक्ति के अंदर जिससे वो किसी भी चीज के लिए लीड करता है। इसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप समझ सकते हो, जैसे जंगल का
राजा कौन होता है? शेर होता है। तो जंगल के राजा बनने का मापदंड अगर हम समझें तो जैसे हाथी है, तो हाथी शेर से भी ज्यादा बलशाली है ना। लोमड़ी जो है वो चालाक होती है, वो शेर से ज्यादा चालाक होती है। लेकिन राजा बनने का गुण किसमें है? राजा कौन बना? लोमड़ी क्या जंगल की राजा है? नहीं है ना। क्या हाथी जो बलशाली है, क्या वो जंगल का राजा है? नहीं है। तो जंगल का राजा कौन है? शेर। क्यों? क्योंकि उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, उसमें लीड करने की क्षमता है। ठीक है, मतलब लोगों को आगे ले जाने की, डेयर करेज के साथ आगे बढ़ने की एक मतलब का गुण होता है आगे बढ़ाने का, सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का जो गुण है वो रोल ऑफ लीडर, भूमिका किसी व्यक्ति के अंदर लीडरशिप अगर होगी तो वो लीडर बनने की भूमिका होगी। रोल ऑफ लीडर फॉलोइंग आर द मेन रोल्स ऑफ द लीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन required at the level of leadership a function which is important to all level of management. In the top level it is important for getting cooperation and formulation of plans and policies. मतलब अगर आप टॉप लेवल पर लीडर की क्वालिटी आपके अंदर है और आप टॉप लेवल पर सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सीईओ नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर आप हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर आप काम कर रहे हैं तो आपके अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स मतलब योजना बनानी और उनको क्रियान्वयन करने की क्षमता होना चाहिए, नीतियां बनानी और उनको क्रियान्वित करने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप सीईओ हैं, मिडिल लेवल पर काम कर रहे हैं या लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं तो जो भी दी गई सिचुएशन में जो भी आपको ऑर्डर दिए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करने की प्रक्रिया आपके अंदर होना चाहिए। ये लीडर की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये हमने अभी जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में जाना, आप जहां तक मैं समझ पाया हूं कि आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर में जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें दो वर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी संस्था में काम करना या संस्था से संबंधित कोई भी चीज हो, जैसे संस्था में एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हो या संस्था में किसी व्यक्ति को चयन करने रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, स्टाफिंग हो, प्लानिंग हो, ऑब्जेक्टिंग डायरेक्टिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग हो। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित कोई चीज है, वो सारी चीजें किससे रिलेट होंगी? ऑर्गेनाइजेशन से। और एज वेल एज व्यक्ति के अंदर जो चीजें होती हैं, जो गुण होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, वो सब किससे कनेक्ट होते हैं? पर्सनालिटी से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट गेट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर योजना बनाते हैं, कुछ प्लान्स बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए टुवर्ड्स द गोल्स, और उसमें कोऑर्डिनेटिंग करके साथ हम काम करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम जानते हैं। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। और इसी प्रकार से पर्सनालिटी में आपका एड होगा, ईगो होगा, सुपर ईगो होगा, एटीट्यूड होगा, वैल्यूज होंगी, परसेप्शन होगा, है ना। और इन सबका हमने, और लीडरशिप की क्वालिटी होगी, इन सबका हमने वेरियस मतलब भी समझा। और इन वीडियो को आप अध्ययन करके आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति स्वयं में एक संस्था हो सकता है और अपनी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है। ठीक है, आप इस पूरे वीडियो को पीडीएफ नोट्स के में लिंक में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, और राम भार्गव पीडी क्लास के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मैं यूट्यूब पे सर्च हो जाऊंगा और आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।